प्रिय पाठकों, आज जिस विषय को मैंने आपके समक्ष चर्चा के लिए लाया है उसे राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा अर्थात जेपीएससी के संदर्भ में बात करें तो लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत एक शीर्षक के रूप में दर्ज कराया गया है। तो शीर्षक का नाम है जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन के अंतर्गत आपको जिन जानकारियों की अपेक्षा की गई है उसमें जिला दंडाधिकारी के रूप में जिला प्रशासन के कार्यालय की क्या भूमिका है और उसके कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख ये आपसे उम्मीद की गई है। हालांकि आपके शीर्षक में बदलते हुए माहौल में जिलाधिकारी की भूमिका की भी के ज्ञान की व्याख्या की गई है। कोशिश करूंगा कि इस संदर्भ में भी कुछ बातें साझा करूं। तो चलिए आज उस विषय पर हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो जिला प्रशासन के अंतर्गत जिलाधिकारी या जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त या जिलाधीश या कलेक्टर इन नामों से जिलाधिकारी को जाना जाता है अर्थात डीएम को जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके कई पदनाम हैं और इन्हीं नामों से इन्हें विभूषित किया गया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद के पदाधिकारी होते हैं अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो इस पदधारक व्यक्ति की क्या न्यूनतम अर्हताएं होती हैं, इनकी भी चर्चा को मैं कोशिश करूंगा आपके समक्ष रखूं और इसके ऐतिहासिक पक्षों की भी जानकारी रखते हुए मैं इनके कार्य और इनके दायित्वों तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस यात्रा में हम लोग शामिल होते हैं। तो क्षेत्रीय प्रशासन के संदर्भ में कहा जाए, जिला प्रशासन अर्थात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। यह प्रशासन रूपी शरीर में कहा जाए तो रीढ़ का काम करती है। जहां तक इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विचार करने से पता लगता है कि जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, सल्तनत काल और मुगल काल से होते हुए ब्रिटिश शासन व्यवस्था तक भी इस पद का उल्लेख मिलता है। जहां मौर्य काल में जिलाधिकारी को रज्जुक पद के नाम से जाना जाता था, वहीं गुप्त काल में इन्हें विशपति कहते थे। इसी तरह से सल्तनत काल में इनके नाम फौजदार के रूप से इन्हें जाना जाता था और मुगल काल में किरोड़ी फौजदार के रूप में इन्हें जाना जाता था। और जहां तक ब्रिटिश काल में इस पद के उद्भव की बात है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1765 ईस्वी में जब मुगलों से दीवानी ले ली थी अर्थात जब उन्हें राजस्व संग्रह का अधिकार प्राप्त हो गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र में व्यापार करती थी उस क्षेत्र विशेष को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट शब्द से नवाजा था। और बाद में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। तो ये तो इसके ऐतिहासिक पक्षों की जुड़ी हुई बातें आप तक साझा की जा रही हैं। प्रारंभ में देखा जाए तो इस पद में राजस्व और कानून व्यवस्था इसे मिली हुई थी अर्थात ये दायित्व था। किंतु 1792 ईस्वी में जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियों को अलग करके जिला न्यायाधीश अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जिला न्यायाधीश से वो दंडाधिकारी का पद या दायित्व को अलग करके जिला कलेक्टर के पद में शामिल कर दिया गया था। इस तरह से एक नया नामकरण उन्हें प्राप्त हुआ और वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आरंभ में तो ये जिला कलेक्टर की नियुक्ति अर्थात औपनिवेशिक काल की बात कर रहा हूं, उस कालखंड में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कोवेंटेड सिविल सर्विसेज के मार्फत की जाती थी और इन्हें उस वक्त इंग्लैंड के हेल्बेरी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में मैकाले रिपोर्ट के आधार पर आईसीएस के द्वारा कलेक्टर पद की नियुक्ति की जाने लगी। तो आजादी से पूर्व
देखा जाए तो 1919 से लेकर के 1935 तक के भारत शासन अधिनियम के तहत इस पद में जो है सो इस नए किस्म के बदलाव इसमें देखने को मिले, नए नए कानून इसमें जोड़े गए। तो जहां तक ब्रिटिश काल में कलेक्टर की भूमिका की बात की जाए तो मुख्य रूप से कलेक्टर उस वक्त कानून व्यवस्था में राजस्व संग्रहण का ही कार्य करते थे। तो ये तो हो गई इसके ब्रिटिश काल में इस पद की अपनी रूपरेखा के संदर्भ में। और आजादी के बाद अगर बात की जाए तो आजादी के बाद हमारे देश की जो तात्कालिक व्यवस्था थी उसके अनुकूल इसके कार्य एवं दायित्व में व्यापक अंतर देखे गए। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो भारतीय संविधान में कहीं भी जिले को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन आजादी के बाद जिला प्रशासन के लक्ष्यों एवं कार्यों को काफी परिवर्तन हुए तथा ये उनके इस कार्य क्षेत्र और दायित्व में भी धीरे धीरे करके वृद्धि होती चली गई। हाँ, यहां कहा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 311 है उसमें जिलाधिकारी के पद को एक तरह से कहा जाए जिला कलेक्टर के पद को सुरक्षा दी गई, जिसके तहत प्रावधान ये है कि इस संवर्ग पर आसीन व्यक्ति अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आईएएस पद पर आसीन व्यक्ति को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ना तो निलंबित किया जा सकता है और ना ही इन्हें डिमोट किया जा सकता है। तो इस आधार पर इस पद की गरिमा या इस पद का जो डिग्निटी है उसे महसूस किया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण पद है ये। जहां तक कार्यों को लेकर की बात है तो वर्तमान में जिला प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जाता है, या कह सकते हैं कि विकास प्रशासन अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोडस ऑपरेंडी है या जो व्यवस्था के तहत विकास प्रशासन कार्य करता है उसमें जिला प्रशासन आज एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में कार्य करते हैं। तो इतनी सी बातें सांकेतिक रूप से आप तक रखते हुए अब हमारा ध्यान जिला प्रशासन के कार्यों की ओर जाना चाहिए, अर्थात इनके कार्यों को ध्यान में देखते हुए इस पद का महत्व समझ में आता है। तो वैसे राजस्व प्रशासन के संदर्भ में अर्थात रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में भी इस पद की भूमिका का ज्ञान होना चाहिए और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में भी जुड़े हुए कार्यों के अलावा अन्य और कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जिला प्रशासक के तथा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, उसकी जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए क्रमवार राजस्व प्रशासन क्षेत्र में जिलाधिकारी के कार्यों का विवेचना करते हैं। तो भू राजस्व संरक्षण के संदर्भ में या संग्रहण के संदर्भ में, भू राजस्व संग्रहण के संदर्भ में इनकी महती भूमिका है, अर्थात टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज। अर्थात जिस जिले में इनकी तैनाती होती है उस जिले में भू राजस्व के संदर्भ में जितने भी कर जो संग्रहित किए जाते हैं उनका पूरा डेटा इनके संज्ञान में होना चाहिए और होता है। इसी तरह अन्य सरकारी बकायों के वसूली के लिए जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका होती है, अर्थात टू कलेक्ट अदर गवर्नमेंट लोन्स या ड्यूज। जितने किस्म के सरकारी ऋण या लोन्स या ड्यूज जो है सो ये जिलाधिकारी अपने विवेक से अपने अधीनस्थों के सहयोग से अपने संस्थान में या फिर अपने कार्यालय में इसको जमा करवाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, अन्य और कार्यों की कड़ी में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है तो ऋणों के वितरण एवं वसूली के लिए अर्थात टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिकवर तकावी लोन्स, है ना, इसे भी ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह भूमि अभिलेखों के रख रखाव के संदर्भ में देखा जाए तो जितने भी टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, अर्थात जिले में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जितने किस्म के भूमि के प्रकार होते हैं, उन भूमि के प्रकारों का क्या वास्तविक स्थिति है, उससे जुड़े हुए जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इसे भी उनके संज्ञान में रखना पड़ता है। और
और ये सारा कार्य वे अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करते हैं, अर्थात सबऑर्डिनेट के सहयोग से पूरा करते हैं। तो जिला कार्यालय में अर्थात जिला कलेक्टर के कार्यालय में, जिसे कलेक्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में समाहरणालय कहा जाता है, वहां कई विभाग होते हैं जहां विभिन्न पद के अधिकारी, अधीनस्थ पदाधिकारी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों के रख रखाव की जिम्मेवारी संभालते हैं। तो राजस्व प्रशासन के संदर्भ में जिलाधिकारी के कार्यों की बात हो रही है, तो अगले दायित्व में देखूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा तो ग्रामीण आंकड़ों को एकत्र करने के संदर्भ, अर्थात टू कलेक्ट रूरल स्टैटिस्टिक्स। तो ग्रामीण आंकड़े जो भी जिले के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें कितने जिले हैं, कितने पंचायत हैं, और उन जिलों की या उन गांवों की वास्तु स्थिति क्या है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ताकि सरकारी कार्यक्रमों को, योजनाओं को, है ना, समाज के अंतिम धारा तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। ये सभी आंकड़े जिला प्रशासन के कार्यालय में एकत्रित किए जाते हैं। इस कड़ी में आगे मैं कहना चाहूंगा कि आबादी के बसावट के प्रयोजन में भूमि अधिग्रहण करने के संदर्भ में भी इनके कार्यों की, इनके दायित्व का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन एज अ पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, अर्थात किन क्षेत्रों में किस तरह की भूमि को अधिग्रहण करना है ताकि विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा सके, ये सब सारा दायित्व जिला प्रशासन के अधीन होता है, और ये सभी कार्य जिला प्रशासक के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। इस तरह से अन्य कार्यों में देखा जाए तो भूमि सुधार से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं उसे लागू करने के संदर्भ में देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स के संदर्भ में जितने भी रूल्स होते हैं उसे इंप्लीमेंट करना, ये भी जिलाधिकारी के दायित्व में आता है। इस तरह देखा जाए तो कृषि कार्य से संबंधित जुड़े हुए लोगों के हितों के देखभाल करने के लिए उस संदर्भ में, अर्थात टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, जितने भी उस जिले के इर्द गिर्द उनकी चौहद्दी में जितने कृषक वर्ग हैं और इन कृषक वर्गों के अपने अपने क्या ग्रीवांसेस हैं, उनके हितों से जुड़े हुए सारे मामलों की देखभाल करना और उन पर अपनी नजर रखना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, ये सभी दायित्व जिला प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी को प्राप्त है। आगे मैं इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातें करूं तो प्रशासकीय कार्यों के अंतर्गत कोषागार एवं उप कोषागार के पर्यवेक्षण का भी दायित्व जिला प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी को प्राप्त है, अर्थात टू सुपरवाइज द ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी। तो जिले में जो कोषागार होते हैं, जिसके पदाधिकारी के रूप में जो व्यक्ति वहां तैनात होते हैं, जिन्हें टीओ कहा जाता है, ट्रेजरी ऑफिसर। तो ट्रेजरी ऑफिसर्स के साथ जिला प्रशासन का सीधा संवाद होता है ताकि उनकी दैनिक रिपोर्ट या साप्ताहिक रिपोर्ट या मासिक रिपोर्ट उनसे प्राप्त की जा सके, और कोषागार में वस्तु स्थिति क्या है, चेक्स की, ड्राफ्ट्स की, और किस किस मद में क्या क्या आवंटन हुआ है, कितनी राशि का आवंटन हुआ है, ये समस्त जानकारियों को जिला प्रशासक अपने समक्ष, अपने संज्ञान में रखता है। इतना ही नहीं, स्टाम्प अधिनियम लागू करने के संदर्भ में तो भूमि दस्तावेजों से जुड़े हुए स्टाम्प जो होते हैं, स्टाम्प अधिनियम या उसके शुल्क को किस तरीके से क्या निर्धारित किए जाए, और जिले में भू राजस्व के संदर्भ में अर्थात भूमि संबंधी दस्तावेजों की खरीद बिक्री के संदर्भ में किस तरह की व्यवस्था हो रही है, इस पर वो अपनी नजर रखते हैं। और ये दायित्व जिला प्रशासक के अधीनस्थ रजिस्ट्रार पद पर अधिकृत व्यक्ति इस दायित्व का पूरा करते हैं। हाँ, स्टाम्प अधिनियम पर जिलाधिकारी को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आगे मैं बात कर रहा हूं, अर्थात अभी बात रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में हो रही है, तो अगली बात होनी चाहिए पुनर्वास अनुदान के भुगतान के संदर्भ, अर्थात टू पे रिहैबिलिटेशन स्टेट्स, अर्थात जिले में या जिले के इर्द गिर्द किस तरीके से पुनर्वास सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति का आयोजन किया गया है, या उसके संदर्भ में क्या नीतियां निर्धारित की गई हैं, या किस मोड पर
लाभुकों को लाभ पहुंचाना है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत। इन सबों का सुपरविजन करने का दायित्व भी जिला प्रशासक का है, अर्थात उपायुक्त का है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है। इसके साथ साथ और अन्य दायित्वों की बात करूं तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत निचले प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध जुड़े हुए अपीलों की सुनवाई करने का भी दायित्व जिला प्रशासक के पास है, अर्थात टू हियर रेवेन्यू अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटीज। तो ये दायित्व भी जिला प्रशासक अपने ज्यूरिडिक्शन के तहत अपने समक्ष रखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्व प्रशासन के संदर्भ में इतने विस्तृत दायरे पर राजस्व प्रशासन के दायरे में जिलाधिकारी का कार्य निर्दिष्ट किया गया है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा पर के द्वारा चुने हुए अधिकारियों जो कि सामान्यज्ञ के रूप में चुने जाते हैं, इनके इतने विस्तृत दायित्व के कारण ही इनके चयन की जो परीक्षा होती है वो कहा जा सकता है कि वो एक तरह से काफी एक स्टैंडर्ड तरीके से आयोजित की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि सिविल सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा की परीक्षा जो है सो 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और फिर अंतिम रूप से व्यक्तित्व परीक्षण का भी आयोजन होता है। उसके बाद ही सारे पदाधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा पद पर चुने जाते हैं उन्हें ही इस पद पर बैठने का गौरव प्राप्त होता है। इससे पूर्व इनकी ट्रेनिंग उत्तराखंड के मसूरी में लवासना में होती है। खैर, तो चलिए थोड़ी सी और चर्चा कर लें। लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जिला प्रशासक की भूमिका किस तरह से निर्धारित है। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के नियंत्रण एवं उनके पर्यवेक्षण के संदर्भ में भी इनके दायित्वों को देखा जाए, अर्थात टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेसी। तो जिला प्रशासक के रूप में इनके दायित्व अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन के लिए भी इनकी दायित्वों का निर्धारण किया गया है। और चूंकि जिले में इनके दायित्व अनेकानेक होते हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के कार्य को संपादन करने के लिए एसडीएम पद की नियुक्ति होती है, जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। तो उनके सहयोग से वे अपने समस्त विभागों में पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो एसडीएम के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे कार्यपालक दंडाधिकारी कहते हैं, उनकी भी एक भूमिका होती है। इसी तरह से अगली भूमिका में कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कार्यों के संदर्भ में देखी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने की स्थिति या आशंका की स्थिति में जो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड के कहा जाता है, उसमें धारा 144 लगाने का भी अधिकार जिलाधिकारी को है, अर्थात टू इशू ऑर्डर व्हेन देयर इज एन थ्रेट ऑफ एनी पब्लिक पीस फॉर अंडर द सेक्शन ऑफ 144। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में, जिले के किसी भी क्षेत्र विशेष में, सघन आबादी का क्षेत्र हो या विरल आबादी का क्षेत्र हो, यदि ऐसी शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति का उन्हें अंदेशा हो या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा सूचना प्राप्त हो, तो वो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए 144 धारा वहां लगा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जिलाधिकारी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अगले कार्य के रूप में मैं कहूं कि सरकार एवं दूसरों से प्राप्त सभी याचिकाओं के निपटान के मामले में तो सरकार के द्वारा या अपने वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसे संभाग पदाधिकारी कहते हैं, जिसे कमिश्नर कहते हैं, या उससे ऊपर के पदाधिकारियों के द्वारा जो भी दस्तावेज या जो भी याचिकाएं जिला प्रशासन के संज्ञान में आती हैं, उनके निपटारे अर्थात उनके डिस्पोजल कैसे किया जाए, जितने भी पिटिशंस आते हैं उसे भी अपने विवेक से बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से जिला प्रशासक उनका निपटान करते हैं। आगे इनकी चर्चा कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो रही है, तो थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। कैदियों के पेरोल अर्थात उनके जो प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, उसके आधार पर उन्हें मुक्त करने के लिए भी अनुमति देना। तो अपने जिले में जो केंद्रीय कारा होते हैं, वहां जो कैदी
कैदी जो वहाँ पर रहते हैं या जिन्हें वहाँ रखा जाता है अभिरक्षा में, तो उन्हें विशेष परिस्थिति में पेरोल दिया जाए या नहीं दिया जाए, इनके अनुमति देने का दायित्व या इनकी क्षेत्राधिकार भी जिला प्रशासक के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही प्राप्त है। इस तरह कारागारों अर्थात जेल का जो सुपरविजन करना है ना, कारागारों का निरीक्षण करने का दायित्व भी जिलाधिकारी को प्राप्त है ना। अत्यधिक व्यस्तता के कारण वो कभी भी किस समय निकाल करके जिला कारागार की अचानक या फिर रैंडम विजिट कर सकते हैं। हालांकि ये दायित्व तो कभी कभी वो साझा करते हुए एसडीएम को अधिकृत करते हैं, ताकि वहां जा करके वहां के हालात की चर्चा कर सके और वहां हालत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके, ताकि विधि व्यवस्था किसी तरह से शहर में भंग न हो। इस तरह से कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जिला प्रशासक के कई कार्य देखे जा रहे हैं। आगे कहा जा सकता है कि सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अर्थात जो स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उन्हें भी एनुअल रिपोर्ट्स अर्थात क्रिमिनल रिपोर्ट्स सबमिट करना। कहा जा सकता है टू सबमिट एन एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, अर्थात राज्य में उसके जिले के अंतर्गत, चूंकि वो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उनसे ऊपर कोई भी पदधारक जिले का जिलाधीश के ऊपर नहीं होता। ऐसी स्थिति में जिले के संदर्भ में जिस किस्म के भी अपराध या जिस किस्म के अपराध से संदर्भित जो कार्रवाइयां अपने सहयोगी पदाधिकारियों के सहयोग से या उनके रिपोर्ट से प्राप्त होता है, इनका रिपोर्ट्स वो अपने राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक भेजने की कोशिश करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जिलाधिकारी की भूमिका को इस तरीके से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय की बात की जाए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण और उन पर उनका भी पर्यवेक्षण करना जिलाधिकारी का दायित्व है। अर्थात लोकल बॉडीज जो होते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, तो इस संदर्भ में इनके कार्यों का क्या दायित्व है, ये अपने कार्यों के निष्पादन किस तरीके से कर रहे हैं, इन्हें भी सुपरवाइज करने का अधिकार क्षेत्र अर्थात मजिस्ट्रेट के रूप में है ना डीएम को प्राप्त है। इतना ही नहीं, शहर में जो इंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं अर्थात मनोरंजन टैक्स कर अधिनियम और प्रेस अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करने का दायित्व जिला प्रशासक के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। कह सकते हैं कि टू इन्फोर्स इस्टेब्लिशमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स एंड द प्रेस एक्ट, अर्थात जिले में जितने किस्म के मनोरंजन की गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में सिनेमा हॉलों में, किन फिल्मों में या किस तरह की चलचित्रों में टैक्स देना है, टैक्स की छूट देनी है या नहीं देनी है। इसके साथ साथ प्रेस की जो एक्रेडिशन होते हैं, है ना, एक्रेडिशन प्रदान करना का दायित्व भी जिलाधिकारी के अनुमति क्षेत्र में आता है, ताकि कभी भी किसी विशिष्ट व्यक्ति का आना हो या डेलीगेशंस का आना हो तो किन संदर्भित प्रेस धारकों के पास प्रेस कार्ड इशू किए जाए या नहीं किए जाए, उनके मानदंड क्या तय किए जाए, इसका भी दायित्व प्रेस अधिनियम के तहत जिलाधिकारी को प्राप्त है। इस तरह से अधिकृत रूप से प्रेस को सूचना देना, ताकि जिले के संदर्भ से संबंधित विभाग तक वो सूचनाएं चली जाए, तो जिले में किस अखबार में किस तरह की सूचनाएं प्रेषित करनी है, ये जिलाधिकारी अपने सहयोगी पीआरओ के मदद से वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अभी तक हमने आपको कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कार्यों के तहत जिलाधिकारी के कार्यों का आपसे साझा किया है। चलिए इनके अन्य कार्यों पर भी दृष्टिपात करते हैं। तो अन्य कार्यों में देखा जाए तो जिलाधिकारी अपने संसदीय अर्थात अपना पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव के समय एक तरह से रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं। ये उनकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है तब जब चुनाव जैसी स्थितियां आती हैं। तो कुल मिलाकर उस वक्त जिले का एक अल्टीमेट बॉस के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में जिलाधिकारी अपनी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से जिले में जो जनगणना अधिकारी के रूप में अर्थात सेंसस ऑफिसर के रूप में भी जिलाधिकारी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इतना ही नहीं, वह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में काम करते हैं, अर्थात चीफ जो प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत जिले में कभी भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन हो जाए, सीएम का आगमन हो जाए, गवर्नर का आगमन हो जाए या किसी विशेष स्थिति में, तो उनके प्रोटोकॉल में क्या कटसी होती है, क्या औपचारिकताएं होती हैं, इसके
आयोजन में जिलाधिकारी अधिकृत व्यक्ति होते हैं। इतना ही नहीं, वो जिले में मुख्य प्रोटोकॉल के रूप में काम करने के साथ साथ वो नगर निगम के प्रशासन के कार्यों की भी देखरेख करते हैं, जो मैंने पहले बताया। इस तरह से देखा जाए तो कई कार्यों की सूची में, उनके दायित्वों की सूची में अगला नाम आता है कि वो सरकार का एक जनसंपर्क पदाधिकारी अर्थात स्टेट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में जिला से अधिकृत व्यक्ति सीएम को संवाद स्थापित करना हो, कमिश्नर से स्थापित करना हो, चीफ सेक्रेटरी से संवाद स्थापित करना हो, तो ऐसी स्थिति में जिले के समस्त प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट को पहुंचाने का दायित्व तो जिला प्रशासक के रूप में डीएम को प्राप्त है। इस तरह यदि अपने जिले में किस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए या इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपदा प्रशासक के रूप में, है ना, डिजास्टर मैनेजर के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जिलाधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। जैसा कि हाल में आपने देखा होगा कोरोना के समय जिला अधिकारी एक अधिकृत व्यक्ति के रूप में थे, जिनके दायित्वों या जिनके आदेशों से ही जिले के हर एक विभाग के सभी कर्मचारी और उनके आदेशों के तहत ही कार्य किया कर रहे थे। इस तरह से और अन्य कृत्यों में देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी अपने सैन्य प्राधिकारियों के संपर्क बनाए रखते हुए और सेना बलों के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनके कल्याण के संदर्भ में भी जिलाधिकारी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से और भी अन्य कार्य हैं जो जिलाधिकारी के जुरिडिक्शन में आता है, उनके क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे जिले का जो रेड क्रॉस सोसाइटी होता है तो उसके भी अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी होते हैं। तो इतने सारे दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि जिला दंडाधिकारी के रूप में हो, चाहे जिला प्रशासक के रूप में, डीएम के रूप में हो, उपायुक्त के रूप में हो, जिले के एक अल्टीमेट बॉस के रूप में डीएम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष आगाज किया था, जिससे मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में डीएम को या फिर उपायुक्त की भूमिका क्या होती है, तो आज उसके मैंने ऐतिहासिक पक्षों की यात्रा से शुरू करते हुए इनके कार्यों तक आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। अगले किसी वीडियो में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बदलते स्थिति में किस तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका को इसके कार्यों से, दायित्वों से अलग किया गया है, इसके संदर्भ में भी कुछ व्याख्या आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये सभी जानकारियां मैं आपके संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं ताकि जो भी परीक्षार्थी सिविल सेवा की तैयारी में व्यस्त हैं उन्हें सूचनाओं से एक तरह से उनकी तैयारी में काफी मजबूती मिल जाए। वैसे मैं बता दूं कि इस संदर्भ में मेरे संस्थान के द्वारा अर्थात अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी करमटोली रांची में इन दिनों सिविल सेवाओं की तैयारी के क्लासेस कंटिन्यू हो चुके हैं। बच्चे दाखिला ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे अभ्यर्थी जिन्हें मुझसे लाभ उठाना हो वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्यापन मिल सके, ज्ञान मिल सके। तो अगली वीडियो में मैं पुनः उपस्थित हो जाऊंगा नए किसी वीडियो के साथ। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।